ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 3 अगस्त का हम एनालिसिस करवा रहे हैं जीके जीएस का। था आप देखिए बहुत ध्यान से, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन का डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। अब शुरू करते हैं, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। अब क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये है कि अप्रैल 2025 में प्रचारित, ये सचेत लिखा हुआ है लेकिन सचेत ऐप है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, लेकिन इसका आंसर क्या है? राष्ट्रीय आपदा एवं प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। ये हो गया, ये पहला का आंसर क्या हो गया? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। हालांकि इसको में अगर देखिए सचेत ऐप को पहली बार किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें सहयोग किसने किया था? तो सी डॉट ने सहयोग किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए हमारे साथ, आप भी पढ़िए। कह रहा है कि हाल ही में पद्म विभूषण 2026 सम्मानित डॉक्टर एन राजन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ देखिए किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये वायलिन वादक हैं। वायलिन वादक को वायलिन इंग्लिश में भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और इन्हें 2026 में क्या है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जैसे 3 तरह के होता है ना पुरस्कार, यहाँ पर पद्म श्री, पद्म भूषण और ये पद्म विभूषण। तब पद्म विभूषण नाम बड़ा है तो ये सबसे ज्यादा महान होता है, और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सेकेंड लेवल का है, सिविलियन सम्मान है। तो इस बात को देखिए क्या है, ये क्या हो गया, वायलिन वादक। आंसर क्या हो गया, वायलिन वादक। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या है उस बात को गौर से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अभिनेता विजय थालापति की पार्टी का नाम क्या है? टीवी टीवी के क्या नाम है? तो टीवी के यानी तमिल वेट्री कजगम, ये थालापति की पार्टी का नाम है। और टोटल विधानसभा की सीटों की संख्या वहां पर कितना है तमिलनाडु में? तो 234। और लेके सीट कितना जीत के आए हैं? तो 108। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 117। तो कांग्रेस पार्टी और अदर वहां के जो लोकल पार्टी है उससे क्या किए हैं, समर्थन लेकर सरकार बनाने हैं। यानी अकेले थालापति विजय की सरकार नहीं है, वहां पे गठबंधन की सरकार है। तो आप गौर से इस बात को सुनिए, देखिए, और आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो अभी फिर से सुन लीजिए, क्या है कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, प्रधानमंत्री नहीं। तो कई बार ये भी आएगा सवाल कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन, ध्यान रखिएगा। तो ये बैठक कहाँ हुआ है? तो ये देखिए नेक्स्ट बैठक कहाँ हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच द्विपक्षीय वार्ता, यानी दो देशों के बीच वार्ता को द्विपक्षीय है। तो भारत की आर्थिक राजधानी कहा, मुंबई के लोक भवन में शहर में आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट अगर इस बात को देखिएगा तो फरवरी 2026 में आयोजित भारत और फ्रांस शिखर सम्मेलन बैठक में दोनों देशों के संबंधों को अपग्रेड कर क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो विशेष वैश्विक राजनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? तो एक विशेष वैश्विक राजनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल ग्लोबल, स्पेशल ग्लोबल क्या नाम दिया गया है? स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया है। अब बाबू उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए कि फरवरी वर्ष 2026 में भारत और फ्रांस किस विशेष वर्ष के रूप में मना रहे हैं? तो भारत और फ्रांस मिलके 2026 को किस रूप में मना रहे हैं? तो भारत और फ्रांस नवाचार वर्ष यानी इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है? आविष्कार करना, नवाचार करना। उस तरह के वर्ष के रूप में 2026 को कौन मना रहे हैं? भारत और फ्रांस मिलके। अब देखिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फरवरी 2026 में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के किस शहर में आयोजित एआई इम्पैक्ट में हिस्सा लिए हैं? तो आपको पता है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो भारत में हुआ था, फरवरी में कहां पर हुआ था? तो न्यू दिल्ली में, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला पूरा विवाद हो गया था। तो इसके बाद बाबू चलते हैं, आप देखिए कि क्या है कि फरवरी 2026 में मुंबई की यात्रा, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत की यात्रा कौन सी आधिकारिक यात्रा थी? यानी जब इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आए थे, तो वो भारत की कहमी यात्रा पर आए थे, तो वो उनका फोर्थ विजिट था मुंबई की, यह उनकी पहली यात्रा थी। लेकिन ओवरऑल भारत में कई बार आए थे? तो वो चौथी बार आए थे।
चौथी बार आए थे। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है बाबू? पेरिस। तो आप इस बात को गौर से ध्यान रखिए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहते इसके बाद जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस प्रसिद्ध तटीय शहर यानी फ्रेंच रिवेरिया में राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की थी? तो उसका क्या नाम था? नीस। और क्या है? विला कैरोलिना में बैठक हुई थी, लेकिन मुलाकात कहाँ पर हुई थी? नीस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच। अब यहाँ बाबू हाल ही में देखिए कि हाल ही में आयोजित किस भारतीय एथलेटिक ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये क्या है? मुरली श्रीशंकर। कौन? मुरली श्रीशंकर। अब सवाल केवल ऐसे नहीं आएगा, ये भी आ सकता है कि मुरली श्रीशंकर का संबंध किस खेल से है? तो ये क्या है? एथलेटिक्स से लिखा जाता है या फिर छलांग से, हाई जंप से? अब क्या कह सकता है कि हाई जंप से। अब आगे बाबू नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है? तो अप्रैल 2026 में मैड्रिड में आयोजित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था? तो यहाँ पर आगे बढ़िए, क्या है कि अब फिर से गौर सुन लीजिए कि लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया था? तो यहाँ पर क्या है कि लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ ईयर 2026 में प्रतिष्ठित स्पेन के महान टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को क्या चुना गया था? तो क्या चुना गया था? तो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए उनको चुना गया था। किनको? तो कार्लोस अल्कराज को। तो कार्लोस अल्कराज, अब सवाल ये भी आता है कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं और किस चीज से संबंधित खिलाड़ी है? तो कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिए, कार्लोस अल्कराज किस देश के? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और किस चीज से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खिलाड़ी से। किस चीज से? तो टेनिस खिलाड़ी से। अब लॉरियल अवार्ड 2026 के विजेताओं की सूची दिया गया है। तो स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किस चुना गया? आर्यन सिबलंगा को। आर्यन सबलेंगा को। और 21 देश के खिलाड़ी हैं। तो ये टेनिस के प्लेयर हैं, लेकिन किस देश के हैं? तो बेलारूस के। अब ध्यान से सुनिए, आर्यन सबलंका 2025-26 में टेनिस खिलाड़ी में चर्चित रहने वाले टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं। तो इनका जगह भी याद कर लीजिए और नाम भी। केवल ऐसे भी आ सकता है सवाल कि किस चीज से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं? तो टेनिस से। और किस देश के खिलाड़ी हैं? तो बेलारूस के। रूस के बगल में एक देश है पश्चिम में, बगल में क्या? रूस के पश्चिम में एक देश है क्या? बेलारूस। अब वहां के खिलाड़ी हैं कौन? आर्यन सेबेलंका। अब बाबू टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेरिस सेंट जर्मन, जिसे पीएसजी भी शॉर्ट में लिखा रह सकता है। कहाँ की टीम है? तो ये फ्रांस की फुटबॉल टीम है। टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेरिस पेरिस सेंट जर्मन को। इसको क्या लिखा सकता है शॉर्ट में? पीएसजी, यानी पेरिस सेंट जर्मन। किस देश के खिलाड़ी है? सॉरी, मतलब किस देश का टीम है? तो फ्रांस का। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, द लैंडो नॉरिस को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर क्या है? लैंडो नॉरिस को। और फार्मूला वन ब्रिटेन जीते हैं ये। और इनके बारे में अभी क्या करते हैं? तो वो जो रेसिंग किया जाता है कार का, वो रेसर है ये। तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लैंडो नॉरिस को। उसके बाद बाबू कमबैक ऑफ द ईयर। कमबैक जैसे अक्षय खन्ना का हुआ है ना कमबैक, उसी तरह से कमबैक ऑफ द ईयर प्रशांत किशोर का हुआ है ना कमबैक, उसी तरह से कमबैक ऑफ द ईयर लॉरियल स्पोर्ट्स अवार्ड में कौन है? तो मेरी मैकिया ओरा है। मेरी मैकिया ओरा है। ये कहाँ की हैं? तो उत्तरी आयरलैंड के। किस चीज का प्लेयर हैं? तो गोल्फ के। कौन? मेरी रोरी मैकियालियोरा है। किस चीज का प्लेयर है? गोल्फ के। और किस देश का है? तो उत्तरी आयरलैंड के। अब उत्तरी आयरलैंड कहाँ पर है? तो इंग्लैंड के पास है। हालांकि इंग्लैंड इंग्लैंड जो है, हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, वहां पर 4 ग्रुपों के समूह को मिला के क्या कहा जाता है? 4 ग्रुपों के समूह को जब मिला जाता है तो वहां पर क्या कहा जाता है? तो यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। 4 दूसरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? यूनाइटेड किंगडम। अब बाबू आगे देखिए, यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे कहते हैं? यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो लामीन यमाल फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के? तो स्पेन के। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? कोमानेची। नदिया कोमानेची जिम्नास्टिक के प्लेयर हैं। कहाँ के? रोमानिया का। अब सवाल यहाँ देखिए, वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स ऑफ ईयर कौन है? तो क्लोक्लिम। क्लोक्लिम क्या है? स्नो वर्डिंग, यूएसए के खिलाड़ी हैं। अब इसके बाद यहाँ आ गया ये क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कह रहा है कि 26 अक्टूबर को आयोजित होने वाले 70वें वार्षिक बैलन डियोर समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आज से लेके 2026 तक, अक्टूबर 2026 तक
इससे पहले कभी पेरिस से बाहर बैलन डी'ओर सम्मान का आयोजन नहीं किया गया था। पहली बार पेरिस से बाहर आयोजन किया गया है। और पहले पेरिस से बाहर कहाँ पहली बार आयोजन किया गया है? तो लंदन में। पहली पेरिस से बाहर पहली बार कहाँ किया गया है? तो लंदन में। अब देखिए 70 में, अब ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो 2026 में आयोजन है बैलन डी'ओर, ये किस क्रम का था? तो 70वें क्रम का। तो 70वां वार्षिक बैलन डी'ओर पुरस्कार समारोह 26 अक्टूबर 2026 को इंग्लैंड के लंदन में आयोजित किया गया है। यह इतिहास में पहली बार जब समारोह पेरिस से कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। वर्ष 2025 का पुरुषों का बैलन डी'ओर किसने जीता था? तब ये भी आ सकता है पिछले वाले, उस्मान डेम्बले। कौन? उस्मान डेम्बले। उस्मान डेम्बले, और कहाँ के हैं? तो फ्रांस के। अब गौर से इस बात को ध्यान से सुनिए, उस्मान डेम्बले को ध्यान रखिए, कहाँ के हैं? तो फ्रांस के। अब बाबू नेक्स्ट सवाल में ये है कि क्या है कि वर्ष 2026 में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए खेल, संस्कार और सफलता की नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल की शुरुआत किया है? किस राज्य ने आरोह 2026 का शुरुआत किया है? तो आरोह 2026 का शुरुआत मध्य प्रदेश से शुरू किया है, जहां के मुख्यमंत्री क्या है? मोहन यादव। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो इस बात को दोनों को पूरी तरह से ध्यान में रखिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश। अब क्या है? आरोह 2026 कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया था? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है बाबू? मध्य प्रदेश। अब याद रख लीजिए ध्यान से, मध्य प्रदेश। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और मंगू भाई छगन भाई पटेल क्या है? गवर्नर है, बहुत दिन से हैं। तो इसीलिए आरोह कार्यक्रम किसने? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव। और गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इससे पहले, मोहन यादव से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए, शिवराज सिंह चौहान। जो अभी वर्तमान समय में शिवराज सिंह चौहान कौन है? तो कृषि मंत्री है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ देखिए कि 6 से 8 अप्रैल 2026 को आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति, जिसको एमपीसी की बैठक कौन से नंबर की थी? यानी जो मौद्रिक नीति की बैठक थी, किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ये कैमी नंबर की थी? 60वीं नंबर का था। ये कैमी नंबर का बैठक था बाबू। तो ये 60वीं नंबर का बैठक था। कैमी नंबर का बैठक था? 60वीं नंबर का बैठक था। ये कैमी नंबर का था? 60वीं नंबर का। अब देखिए, अप्रैल 2026 की 60वीं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, एमपीसी मतलब क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, तो गवर्नर अभी कौन है? तो संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अप्रैल 2026 में घोषित मौद्रिक नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कई बार सवाल में केवल ये भी आएगा कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन। और मुद्रास्फीति किस आधार पर मापा जाता है? तो दो आधार पर। पहला क्या होता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई, होल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स, दो तरह से मुद्रास्फीति का निर्धारण दो तरह से किया था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स। अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू यहाँ पर। तो ये सीपीआई का रेट क्या है? 4.6। कहता वर्तमान नियमों के अनुसार मौद्रिक नीति के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वर्ष में कम से कम इसकी बैठक कितनी बार अनिवार्य होती है? तो यहाँ देखिए 4 सदस्य होती है, और 3-3 महीना पर 4 बैठक प्रत्येक तिमाही पर, यानी पूरे साल में 4 बैठक होता है। और एक बैठक में मतलब 6 सदस्य होते हैं। बैठक में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और ये बैठक प्रत्येक 3 माह पर होता है। और उसी में प्रत्येक 3 माह पर वो आरबीआई के मन पर है कि उसको लगता है जैसा, तो मौद्रिक नीति चेंज कर सकते हैं या फिर एज इट इज पहले की तरह सेम रख सकते हैं। तो अभी तत्काल ये मौद्रिक नीति क्या है? सेम है। तो अभी ध्यान रख लीजिए क्या है? 4.6%। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इकोनॉमिक्स का, क्योंकि मौद्रिक नीति का इस तरह का सवाल हर एग्जाम में आते रहता है, केवल ये रेलवे के एग्जाम में नहीं, जो भी एग्जाम देंगे उस सब में आएगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्या है? दिसंबर 2025 में आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया था, जिसे वर्ष 2026 की बैठकों में भी यथावत रखा गया है? यथावत कहने का मतलब पहले ही की तरह अभी भी रखा गया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो पहले ही बात समझ लीजिए कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट, अगर कोई बैंक जैसे कमर्शियल बैंक है एसबीआई,
तो आरबीआई से जिस दर पर उधार लेते हैं, जैसे एसबीआई को पैसा की जरूरत पड़ेगा तो आरबीआई से कुछ पैसा उधार लें, कुछ पैसा मतलब 100-150 नहीं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ में लिया जाता है। आरबीआई से लेगा एसबीआई उधार। तो जो उधार लिया है तो आरबीआई फ्री में नहीं दे देगा, कुछ ना कुछ क्या लेता है, इंटरेस्ट रेट लेता है, यानी ब्याज लेता है। तो ये जो ब्याज का दर होगा उसको रेपो रेट कहते हैं। और कई बार मार्केट में देश में काफी महंगाई बढ़ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार आरबीआई क्या करना चाहती है कि जितना मार्केट में पैसा घूम रहा है, कैश पैसा घूम रहा है, उसको खींचने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के बैंकों से पैसा वापस कैश लेना चाहती है। तो जब कैश लेना चाहती है तो ये कमर्शियल बैंक जो है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लक्ष्मी विजय बैंक है, ये सब बैंक भी कभी फ्री में नहीं देते हैं। तो जब आरबीआई को भी पैसा देंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, किससे, आरबीआई से। तो आरबीआई को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को इंटरेस्ट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, और जो एसबीआई सब रेट देते हैं आरबीआई को, उसको रेपो रेट कहते हैं। एसबीआई अगर कर्जा लिया है किससे, आरबीआई से, तो जो रेट लगेगा इंटरेस्ट का उसको रेपो रेट कहेंगे। लेकिन जब आरबीआई, एसबीआई और अदर कमर्शियल बैंकों से अगर पैसा लेगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे कि रेपो रेट कितना है। तो अभी तत्काल में रेपो रेट कितना निर्धारित किया था, 5.25। इससे पहले कितना था, 5.50, लेकिन 0.25 घटाकर कितना कर दिया गया है रेपो रेट अभी, तो 5.25। अब बाबू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा LVM-3 M5 रॉकेट, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है, तो बाहुबली किसको कहा जाता था, MV3, LVM-3 को बाहुबली कहा जाता है, M5 रॉकेट का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह, जिसका वजन कितना था, 4400 किलोग्राम, यानी 4400 किलोग्राम को किसने लॉन्च किया है, मतलब किससे लॉन्च किया गया है, ये सवाल है। तो किससे लॉन्च किया गया, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस मिशन को CMS-03, CMS का फुल फॉर्म क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 का नाम दिया है। इसे सैन्य एवं राजनीतिक उपयोग के संदर्भ में GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए CMS-03 मिशन LVM-3 श्रेणी के लॉन्च व्हीकल की कौन सी परिचालन उड़ान थी, तो ये कौन सी थी, तो 5वीं उड़ान थी। क्या है, 5th फ्लाइट था LVM-3, M5 कौन सा उड़ान था, ये 5वीं। अब बाहुबली रॉकेट LVM-3 की अधिकतम पेलोड ले जाने की क्षमता GTO ऑर्बिटल के लिए कितनी है, यानी एक बार में बाहुबली रॉकेट जो है LVM-3 अधिकतम कितना पेलोड ले जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 4000 केजी, हालांकि अनुकूलन के बाद इसे 4410 केजी पेलोड ले जाकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन इसकी मैक्सिमम क्षमता कितना था, 4000, और ये 4000 से भी ज्यादा लेके चले गए कितना, 4400 लेके गया है। लेकिन अब क्षमता इसको थोड़ा और सुधार करके 4410 केजी कर दिया गया है। अब उसके बाद बाबू यहाँ पर दिसंबर 2025 में इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी व्यवसायिक यानी कमर्शियल पेलोड जो 6100 केजी किस अमेरिकी कंपनी के लिए लॉन्च किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आखिरी सवाल यही आएगा कि दिसंबर 2025 में इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी व्यवसायिक पेलोड किस अमेरिकी कंपनी के लिए लॉन्च किया गया है जो 6100 केजी का है, तो वो क्या है, AST स्पेस मोबाइल। AST स्पेस मोबाइल किसका है, तो ब्लूबर्ड्स ब्लॉक 2 सैटेलाइट के लिए लॉन्च किया है। अब देखिए इसके बाद बाबू ये सवाल आ रहा है कि मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश के कारण राज्य के 26 जिले प्रभावित हुए हैं और 111 लोगों की जान चली गई है। तो इसका आंसर क्या है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि वज्रपात जो बरसात के महीने में होता है ज्यादातर कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं किससे, वज्रपात से। तब मई 2026 में आए भीषण और विनाशकारी प्री मानसून आंधी तूफान यानी क्या, सीवियर थंडर स्क्वेल से उत्तर प्रदेश कि कुल 26 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितना है, तो कितना बताइए, 75। और उत्तर प्रदेश में भी सोमा क्या रामसर साइट खोजा गया, इसका नाम क्या है, तो बताइए, पटना जलाशय। और उसके बाद 101वां जलाशय भी आ गया है। तो 101वां आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल के जो लिखे हैं कि चुनौतियां मुझे पसंद है, उसके
प्रस्तावना किसने लिखा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लोगों का प्रस्तावना लिखा है। किसका किसका? तो जॉर्जिया मेलोनी, एक इटली वाली, और दूसरा कौन है? आनंदीबेन पटेल, एक राज्यपाल, और एक हीरोइन जो है वो क्या है? उनकी जो पार्टी का है, विद्या बालन, उनके। अब बाबू इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक द्वारा संशोधित $3 प्रतिदिन 2021 पीपीपी के अनु की नई अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई है? यानी भारत में जो विश्व बैंक का यानी WHO का विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक यानी WB वर्ल्ड बैंक का जो नया संशोधित है कि प्रतिदिन आदमी को कितना होना चाहिए? $3 होना चाहिए। वो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया है। उससे भारत में सब गरीबी दर कितना दर्ज किया गया है? तो यहाँ देख ली गरीबी दर कितना, तो विश्व बैंक द्वारा संशोधित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की मानक $3 प्रतिदिन के आधार पर 2022-23 में भारत की अत्यधिक गरीबी दर कितना? 5.3 थी। कितना था? 2022 से 23 के अनुसार भारत में गरीबी दर कितना था? 5.3। अब बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सूर्या, जो भारत के भावी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है, किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सूर्या को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान रखिए, क्या सूर्या को किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सूर्या को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल के रूप में लॉन्च किया गया है। जबकि सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध एरोबेटिक फ्लाइंग टीम इंडियन एयर फोर्स है। अब आपको इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का दिल्ली में। डीआरडीओ कहाँ है? डीआरडीओ का दिल्ली में, इसरो का है बेंगलुरु में। और ये अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है? नारायणन। अब बाबू नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और डीआरडीओ को कौन बन गए हैं अभी अध्यक्ष? तो राजेश नाम है। क्या नाम है? राजेश कुमार। अब इसरो के प्रोजेक्ट सूर्या की पहली संभावित परीक्षण उड़ान किस वर्ष तक निर्धारित की गई है? तो 2034 से 35 तक। इसरो के प्रोजेक्ट सूर्या की पहली संभावित परीक्षण उड़ान यानी पहली बार ट्रायल उड़ान करके कब किया जाएगा? 2034-35 में, भी बहुत टाइम है। अब देखिए, एसबीआई द्वारा साइबर गुलामी, एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट अभी जो बहुत चल रहा है, वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस क्षेत्र में संचालित सिंडिकेट पर केंद्रित है? यानी जो सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट करते हैं एशिया के किस क्षेत्र में रहते हैं? तो क्या है? साउथ वेस्ट एशिया नहीं, साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया। अब देखिए, कह रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा साइबर गुलामी और डिजिटल अरेस्ट घोटाले के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए जो बड़े विदेशी ऑपरेशन चलाए गए, वे मुख्य रूप से एशिया के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र, विशेष रूप से म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड। ये जिसे म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड, ये दरोगा के एग्जाम में आ चुका है मेंस में कि म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड का कहा जाता है तो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। यहीं पर ऑपरेट करते हैं ये और साइबर फ्रॉड करते हैं और लोगों के अकाउंट से पैसे खींच लेते हैं। अब बाबू, और पागल लोग भी हैं, दे देते हैं सब ओटीपी ये सब, तो उससे बचना है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए कि मार्च 2026 में आयोजित होने वाले 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था? यानी भारत, हर देश अपने अपने तरफ से एक शॉर्टलिस्ट करके फिल्म भेजता है कि हमारी तरफ से ये रहेगा, तो वो चुन के भारत की तरफ से कौन भेजा गया था, कौन से फिल्म को? तो 98वें अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में निर्देशित नीरज धेवान की फिल्म होमबाउंड को चुना गया था, जिसे शीर्ष 15 फिल्मों की शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई थी, जिसको 15 में तो बनाया गया लेकिन वो वहां पर जीत नहीं पाया। तो अब ये भी सवाल आ सकता है कि होमबाउंड के निर्देशक कौन थे? तो आपको याद रखना, नीरज घेवान। निर्देशक कौन थे? नीरज घेवान। अब देखिए इस बात को यहां से देखिए, ध्यान से सुनिए कि मार्च 2026 में अमेरिका के फिल्म उद्योग के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 98वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार लॉस एंजिलस अमेरिका में प्रदान किए गए। यह पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार के भी नाम से के नाम से प्रसिद्ध है, यानी शॉर्ट में इसको ऑस्कर पुरस्कार ही कहा जाता है। प्रमुख पुरस्कारों का वितरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे गया था? वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? माइकल बी जॉर्डन को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को किसे मिला है? तो जेसी बकले को मिला है। किसके लिए? हेमलेट के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कौन है? माइकल बी
जॉर्डन मुझे फिल्म है सीनर्स के लिए। अब बाबू सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सीन पेन फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, अब देखिए सहायक अभिनेत्री, सहायक मंदी साइड रोल करते हैं ना वो होते हैं सहायक, तो अभिनेता कौन है, सहायक अभिनेता कौन है, सी पेन, और सहायक अभिनेत्री कौन है, एमी मेडिगन। अब इससे ज्यादा नहीं आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है बाबू कि वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान किस जलमरूमद यानी किस स्टेट को बंद कर दिया गया था, तो कौन है, हार्मुज स्टेट। अभी तो पूरा दुनिया के बच्चों को पता है कौन, हार्मुज जल संधि, कौन, हार्मुज जल संधि। अब अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था ईरान के ऊपर, तो इपिक थ्योरी, और ये ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने लॉन्च किया था। अब बाबू ये देखिए अमेरिका और ईरान के दौरान किस राजनीतिक जलमरूमद को बंद किया गया था, हार्मुज को। यदि अब इस बात को आप समझिए कि किसी वस्तु को किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 से बढ़कर अगर 140 हो जाती है तो उस वस्तु पर किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो ये थ्योरम ही है कि कार्य ऊर्जा थ्योरम ही है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है बाबू कि जितना परिवर्तन आएगा उतना ही आंसर, जैसे 40 से बढ़ के 140 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा 100 जूल। अगर 40 से बढ़ के 240 हो जाता था कितना बढ़ता, तो 40 से बढ़ के अगर 240 हो जाता तो कितना बढ़ जाता, तो 200 बढ़ जाता, तो 200 जूल आंसर हो जाता। यानी जितना 40 से बढ़ के 50 हो जाता कितना जूल आंसर हो जाता, तो 100 जूल। जितना बढ़ेगा उतना ही आंसर होगा। तो इसके साथ आगे चलते हैं। अभी क्या है, कार्य ऊर्जा परिमेय के अनुसार ही ऐसा होता है। अगर नेक्स्ट सवाल देखें बाबू तो क्या होता है कि एक गतिमान वस्तु के वेग और समय ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा समय अक्ष पर झुकती है तो वस्तु के वेग की क्या स्थिति होगा। तो अब इस बात को समझिए कि अगर इस तरह से एक क्या है, इस बात को कि अगर इस तरह से ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है वेलोसिटी का, वो जो खड़ा वाला है वेलोसिटी, और ये क्या है जो हॉरिजॉन्टल है ये पड़ा हुआ है क्या है टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर ऊपर ही क्या है v वेलोसिटी, और ये क्या है बाबू टाइम। अगर इसका ग्राफ इस तरह से, तो ये शुरू तो स्टार्टिंग में इस तरह जाएगा और बाद में क्या ये घटते हुए जाता है, तो इस तरह क्या होगा, तो समय में भी परिवर्तन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ इसी तरह से बनेगा और क्या होगा समय में परिवर्तन होगा। तो क्या कह रहा है कि यदि गतिमान वस्तु के वेग समय ग्राफ में यदि ग्राफ की रेखा समय अक्ष पर झुकी हुई हो तो समय वेग ग्राफ की क्या स्थिति होगी, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए वेग और समय ग्राफ रेखा समय अक्ष पर क्या होगा, झुका होगा। तो वही बताए कि टाइम की तरफ क्या होगा, झुका होगा, टाइम के तरफ झुका होगा। तो इसका अर्थ क्या, इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि समय के साथ क्या होगी, बदलती रहेगी, और वस्तु एक समान त्वरण या मंदन में है तो वह स्थिर नहीं रहेगा, और जब वेग एक्सेलरेशन यानी त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और जब समान वेग से वस्तु बढ़ती है तो वहां पर त्वरण क्या हो जाता है, जीरो, यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। जब वस्तु समान त्वरण से बढ़े, माफ कीजिएगा, अगर वस्तु समान वेग से बढ़े तो वहां पर त्वरण क्या हो जाता है, जीरो। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बाबू। यहाँ पर कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य कारण, वैज्ञानिक कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, बैगनी दिखाने का कारण क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल पर चलिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या है बाबू, कह रहा है कि अब थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, पहली वीडियो है, तो यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब की शक्ति क्या है, पी बराबर कितना दिया बाबू, तो 60 वाट दिया हुआ है। तो पी बराबर कितना, 60 वाट दिया है, और कह रहा है कि वी वोल्ट कितना दिया हुआ है, तो 120 दिया है। तो कह रहा है कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो विद्युत पी बराबर क्या होता है, आई और भी होता है, पी बराबर क्या होता है, आई भी। तब विद्युत धारा यानी करंट का मान पूछा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बाई भी, और यहाँ पर लिखे हैं हम पी बाई भी। आई बराबर क्या हो गया बाबू, तो पी बाई भी, क्या हो गया, पी बाई भी। तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बार में कट जाएगा यानी 0.5। और ई क्या है, विद्युत धारा का मान, तो विद्युत धारा का चीज लिखते हैं एम्पियर में, विद्युत धारा का चीज लिखते हैं बाबू एम्पियर में। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी निश्चित द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर एक असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब संतुलित बल लगाया जाता है इसका मतलब यह है कि वस्तु की स्थिति में चेंज नहीं किया है, लेकिन असंतुलित बल के मतलब क्या होता है, वस्तु की स्थिति में
चेंज किया है। तो न्यूटन के दूसरा नियम होता है क्या, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन ही क्या होता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो संवेग क्या होता है, p बराबर क्या हो जाता है बाबू, तो यहाँ p बराबर पावर था, यहाँ p बराबर संवेग है यानी मोमेंट, तो p बराबर क्या होता है mv, मास गुने वेलोसिटी। अब इसको हम पूरा प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आप जल्दी में हम जानते हैं, इसीलिए इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कह रहे हैं अगर आपको डिटेल चाहिए तो नेक्स्ट कमेंट कीजिएगा। तो वस्तु के बल के अनुपाती त्वरण उत्पन्न होगा, वस्तु के बल के अनुक्रमानुपाती, यानी कहने का मतलब प्रोपोर्शनली, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्या होगा, फोर्स उत्पन्न होगा। इसके बाद बाबू क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, सबसे कम कहाँ होता है, गैस में। हालांकि बच्चों को उल्टा लगता है, सबसे ज्यादा गैस में होगा, द्रव में होगा, फिर ठोस में होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। सबसे ज्यादा ध्वनि की गति कहाँ होती है, तो ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। तो यहाँ बहुत गौर से सुनिए क्या है कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये किसके द्वारा, लेबोजियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बाबू किया गया था, लेबोजियर के द्वारा। अब आपको लगेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप कभी रासायनिक समीकरण को अगर बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे क्या, बैलेंस करने के लिए आता है ना, संतुलन, समीकरण को संतुलित करने के लिए आता है। तो वो किस नियम के अकॉर्डिंग होता है, लेबोजियर के, एंटोनियो लेबोजियर के अनुसार ही के नियम के अकॉर्डिंग होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे यहाँ नेक्स्ट चलते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम महान फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक एंटोनियो लेबोजियर ने कब दिया था, 1779 ईस्वी में दिया था। उन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और न ही क्या किया जाता है, विनाश किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना था रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उतना ही रहेगा। इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और दिया किसने था बाबू, तो लेबोजियर ने। अब स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जिसके अनुसार यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही होते हैं। जैसे कहने का मतलब है जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट, और कब, 1797 में दिया था। अब इस बात से ये क्या होता है स्थिर अनुपात का नियम, कि यानी जल कैसे बनता है, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलाने से। तो स्थिर अनुपात का नियम यानी यौगिक बनेगा, जब भी जल बनेगा तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन उसमें निश्चित ही होगा। अगर नमक बनेगा तो वो सोडियम और क्लोरीन को मिला के ही नमक बनेगा। यानी ये यही कहा जाता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो इसको कहा जोसेफ प्राउस्ट ने, कब, 1797 ईस्वी में। बात याद रखिए। अब हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि यहाँ का है पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांतों प्रदान करने वाले परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने, कब, 1808 ईस्वी में। अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है कि समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम क्या कहलाती है, तो एवोगाड्रो का नियम। 6.022 × 10⁻11 है वो, सॉरी -23 क्या होता है, 6.022 और क्या होता है पावर 10 की पावर क्या होता है 23। आधुनिक आवर्त सारणी में याद करके जाना ये सब बात। आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका जनक किसे कहा जाता है, जिसने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, तो मोजले, हेनरी मोजले। और इससे पहले जितना भी पीरियोडिक टेबल बने थे, चाहे तो ट्राई रूल वाला हो या किसके वाले हो या मेंडली वाला हो, ये सब किस पे, परमाणु द्रव्यमान पे थे। लेकिन बाबू पहली बार आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने बनाया था, हेनरी मोजले। ये क्या था, परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर था। वो उससे पहले वाले सब क्या थे। हालांकि पहली बार एटॉमिक मतलब एटॉमिक किसने बनाया था, पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव ने। लेकिन मॉडर्न जो बनाया वो किसने बनाया है, तो मोजले ने। अब यहाँ पर बाबू सवाल ये है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का मुख्य उत्पाद क्या है। तो अगर NaOH और HCl है तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, कि यानी आप जानते हैं कि अभिक्रिया श्रेणी जानते हैं ना, रिएक्टिव सीरीज कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, और फिर जिंक आता है, फिर लोहा आता है, सीसा आता है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे क्या आता है, कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, सोना ही। और उससे थोड़ा कम कौन होता है, चांदी। उससे कम कौन, मरकरी। उससे कम कौन होता है, कॉपर। तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद होना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज क्या होना चाहिए आपको याद। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा बदतमीज कौन होता है, पोटेशियम, यानी किसी को चीज को छीन लेता है। उससे कम कौन होता है, सोडियम। तो सोडियम ज्यादा छिछोहर है, तो दूसरे नंबर पर आ गया। कैमे नंबर पर आ गया बाबू, दूसरे नंबर पर है।
और हाइड्रोजन बेचारा एकदम बहुत नीचे आता है, तो हाइड्रोजन के समान जो भी है वो कौन छीन लेगा, सोडियम। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl, और फिर क्या बन जाएगा बाबू, H2O, यानी क्या, जल, NaCl प्लस जल। अब यहाँ पर देखिए कि NaOH बराबर क्या हो गया, NaCl प्लस जल, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो बी। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पर यहाँ चलेंगे तो आप ये गौर से देखिए, अब इसको डिस्कशन को पढ़ सकते हैं। का न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाओं का कौन सा विशिष्ट भाग अन्य कोशिकाओं से रासायनिक या विद्युत संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा ये करने के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ देखिए ये न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाओं का द्रुमुकाकृति यानी डेंड्राइट का भाग अन्य तंत्रिका तंत्रों या संवेदी अंगों के संदेश या सूचना प्राप्त करता है, तो आंसर इसका क्या हो गया, डेंड्राइट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट सवाल आप ये सब पढ़िए। और 100 अब कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या सवाल है, क्या कह रहा है कि एक प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य कितना दिया हो, 3 × 10 के पावर सॉरी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कितना दिया है, वेवलेंथ उसके डिनोट करते हैं लैम्डा से, ये क्या है, तो ये 600 न्यूटन मीटर है, नैनोमीटर है। और उसके बाद क्या है, इसकी चाल कितना है, और इसकी चाल कितना है, 3 × 10 के पावर 8। तो इस तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो यहाँ पर अब ये न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल को हम क्या करें, सीधा आंसर बता दें, यह देख लीजिए क्या होता है, बता ही देते हैं। यहाँ 3 × 10 के पावर क्या हो जाएगा बाबू, तो 3 × 10 के पावर 8, 3 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 8, और ये बटा में क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले अगर चेंज करिएगा तो ये 6 लिखा हुआ है, और नैनोमीटर, तो नैनो क्या होता है, ये 600 था सॉरी, और ये 10 के पावर माइनस क्या होता है बाबू 9, और ये 2 जीरो है, तो ये प्लस वाला जीरो है, तो इसको घटा के कितना कर देगा 7। अब 7 कर दिया तो 6 × 10 के पावर 7 हो गया। अब 6 × 10 के पावर 7 से भागा देंगे, और 7 काची में है, माइनस में, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो ऊपर 10 के पावर क्या हो गया बाबू 15, और वो भी क्या हो जाएगा प्लस में, ऊपर के 10 के पावर 15 वो भी क्या होगा प्लस में। अभी 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी क्या आ गया 1/2, यानी 0.5 × 10 के पावर 15। और लेकिन ऑप्शन में नहीं है 0.5, तो इसको अगर 0 को हटाइएगा यहाँ से, तब 15 जो था एक पावर क्या होगा कमेगा, डेसिमल 1 से 1 पावर कम जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 × 10 के पावर 14 हर्ट्ज, क्या हो जाएगा 10 के पावर 14 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, किसी बिलियन में, अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, किसी बिलियन में किसी बिलियन के 80 पानी यानी विलायक 80 है, और 20 ग्राम साधारण नमक है, यानी विलेय कितना है 20, और विलायक कितना है 80, तो बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे 20/80 कर देते हैं, जो कि गलत है। ये क्या है, विलेय बटा बिलियन की मात्रा, तो बिलियन 80 और 20 क्या हो जाएगा 100, और ऊपर कितना हो जाएगा बाबू 20। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो कितना 100, अब परसेंटेज निकालना था कितना 100, 100 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 20% हो गया, आंसर कितना आ गया 20%। अब अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन से जैविक ऊर्जा एटीपी उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अंदर श्वसन होता है तो इसको क्या कहेंगे, कोशिकीय श्वसन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, कोशिकीय श्वसन कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद कह रहा है कफ सिरप में टिंचर आयोडीन और कई टॉनिक जैसी दवाइयां बनाने में इथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल जिसे C2H5OH कहते हैं, इथेनॉल का उसकी विशेषता का कारण क्या है, तो उसमें क्या मिला जाता है इथेनॉल, और ये क्या होता है हाईली, यह एक अत्यंत उत्कृष्ट विलायक यानी गुड सोलवेंट होता है, यानी बहुत चीजों को क्या कर लेगा अपने में घोल लेगा। अब ये क्या है कि इसमें इसी से बहुत बच्चों को जब बहुत ज्यादा डोज, अब एथिल अल्कोहल की जगह पर अगर मेथिल अल्कोहल दे दीजिएगा तो क्या हो जाता है, बच्चों को मृत्यु होने लगता है। एथिल अल्कोहल की जगह पर मेथिल अल्कोहल से बच्चे क्या होते हैं, ये मृत्यु होने लगता है। तो अभी कुछ सिरप चर्चा में था, हम बोलेंगे नहीं नाम उसका, लेकिन वो क्या था चर्चा में था, जिससे बच्चों को क्या हुआ था मृत्यु होता, आपको पता ही होगा। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, यदि किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है 2 × 10 के पावर 8 है। तब पूछा है अपर्तनांक, था अपर्तनांक निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले क्या कि सूरज में आती प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर कितना होता है 8, और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर क्या होगा बाबू, तो 8, तो 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 कट गया, और 3/2 मतलब क्या हो गया
1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया इसका, तो 1.5। अब अगर नेक्स्ट चलते हैं सवाल पे, तो ये देख लीजिए, अब अगर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहां पर ये सवाल है कि कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ यौगिक अपघटन या अपघटन इन डिम्पोजिशन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाता है। तो ये जितना भी एग्जांपल लिखा हुआ है सब डिकम्पोजिशन का है कि AgBr को भी अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। Ag और प्लस Br में अगर कैल्शियम कार्बोनेट का तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जल को रखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगर FeCuSO4 के रखेंगे तो आप जानते हैं कि Fe कॉपर की तुलना में ज्यादा छिछोहर है। तो जो Fe यानी लोहा है वो कॉपर का जो SO4 है वो छीन लेगा, SO4 और Cu बन जाएगा, क्योंकि क्या है लोहा की तुलना में, कॉपर की तुलना में। तो इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। अब बाबू इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहां पर आप इस बात को भी देख सकते हैं क्या कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक के प्रकाश अपघटन का उपयोग किया जाता है। तो AgBr और AgCl यानी ब्लैक या व्हाइट फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया था, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का। अब उसके बाद बाबू नेक्स्ट सवाल क्या है कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को एक परखनली में रखा जाता है तो धुआं निकलता है, उसका कारण क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसका कारण क्या है बाबू, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब कहता है फूड चेन क्या होता है, फूड चेन के अंतर्गत जो प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे उत्पादक हो गए, उसको खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो पेड़ मतलब घास भूसा कौन खाता है, तो कौन खाता है बाबू, तो टिड्डा, हिरन, खरगोश, ये सब क्या हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इसके बाद बाबू नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या है, अब यहीं पर सवाल क्या हो गया, खत्म। अब मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ग्रुप डी को। और सेकेंड शिफ्ट का तुरंत आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर ये PDF जाएगा।